हेलो। हाँ जी। नमस्कार भी सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के एनवायरनमेंट के सेशन में। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट में आ जाओ। क्लास आप लोगों की लाइव हो चुकी है और एक लंबे अरसे के बाद, एक लंबे समय के बाद आप लोगों के बैच में एनवायरनमेंट की लाइव क्लास होने जा रही है ना। जितने भी स्टूडेंट लाइव हो एक बार फटाफट से कमेंट करो और अपने अपने एग्जाम का नाम लिखो। आपको कौन सा एग्जाम देना है। कमेंट आ रहा है सर, आपके पहले किसी और ऐप पर पढ़ाते थे। जिस दिन से करियर ओपन हुआ है ना, उस दिन से मैं यही हूँ। वो हो सकता है आपके साथ दिक्कत रही हो, आपने न देखा हो पहले कभी। ठीक है। सर देखे देखे से लग रहे, अरे मजे मत लो, पढ़ाई पे ध्यान दे लो। ठीक है। चलो भाई। हेडिंग डालो पर्यावरण। एनवायरमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो ये फ्रेंच वर्ड एनवायरन से बना हुआ है। और शब्द का अर्थ क्या है? शब्द का अर्थ है सराउंडिंग, या कह सकते हो आप चारों ओर का आवरण। यानी पर्यावरण का मतलब ये हो गया कि हमारे आसपास जितना जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, वो सब कुछ क्या है? एनवायरमेंट का हिस्सा है। वो चाहे लिविंग है, चाहे वो नॉन लिविंग है। आगे बात समझ में? मैं लिख सकता हूं यहां पे एवरीथिंग प्रेजेंट इन अवर सराउंडिंग। इज द पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। है ना? देखो ध्यान से। यानी कि हमारे चारों ओर स्थित सभी वस्तुएं जो है क्या है? पर्यावरण का हिस्सा है। अब इस बात को समझना, जो मैंने लाइन लिखी हुई है। मैंने कहा कि हमारे, ठीक है, मैंने कहा कि हमारे आसपास जो कुछ भी मौजूद है, वो सब कुछ क्या है? हमारे पास जो कुछ भी मौजूद है, वो सब कुछ पर्यावरण का हिस्सा है। अब ऐसा मैंने क्यों कहा? भाई हमारे आसपास जो कुछ भी मौजूद है वो दो तरीके से हो सकता है। या तो वो नेचर के द्वारा बनाया हुआ होगा, ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ होगा, या फिर वो मानव के द्वारा बनाया हुआ होगा। तो दोनों ही चीजें पर्यावरण के अंतर्गत आती है। इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पर्यावरण है वो एक ऐसी सराउंडिंग है जिसमें इंसान रहता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है,
और अपना जीवन जीता है। यही क्या है? पर्यावरण है ना? क्या है? यही क्या है? पर्यावरण है। दूसरे शब्दों में मैं क्या कह सकता हूं? पर्यावरण क्या है? मैंने कहा कि सराउंडिंग है। सराउंडिंग इन विच ऑल लिविंग्स survive the life by using biotic and abiotic factors। ये भी डेफिनेशन हो सकती है। आगे बात समझ में? ये भी डेफिनेशन हो सकती है। यानी कि ये है सर चारों ओर का आवरण। ये चारों ओर का आवरण है जिसमें जिसमें सभी जीव, ठीक है ना, जैविक अजैविक, घटक का उपयोग करके जीवन यापन करते हैं। जैविक, ठीक है, अजैविक घटकों का प्रयोग करके क्या करते हैं? जीवन यापन करते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। आई होप आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब आगे अगर हम बात करेंगे कि जो एनवायरमेंट होता है, इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको कितने भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि आप इस बात को प्रैक्टिकली ऐसे समझने की कोशिश करो कि मैं यहां खड़ा हुआ हूं, मेरे आसपास जो कुछ भी है और जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो मुझे फील हो रहा है, इनफैक्ट वो सब कुछ पर्यावरण का हिस्सा है। अब आप बोलोगे कि सर हवा तो हमें दिखाई नहीं देती, क्या ये पर्यावरण का हिस्सा है? बिल्कुल हिस्सा है। आगे बात समझ में? मुझे अगर आप ये डिजिटल बोर्ड देख पा रहे हो, क्या ये पर्यावरण का हिस्सा है? बिल्कुल पर्यावरण का हिस्सा है। और ये पिक्चर अभी थोड़ी और क्लियर हो जाएगी जब हम नेक्स्ट स्टेप में मैं जो बताना चाह रहा हूं उस बात को जब आप पढ़ोगे। ओके, देखो ध्यान से। अब बात आती है कि पर्यावरण किस किस के मिलने से बना हुआ है। इसी बात को मैं बोलूंगा यहां पर कंपोनेंट्स, यानी कि हमारे पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट, यानी कि हमारा जो पर्यावरण है, इस पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। सबसे पहले इसमें जो आता है वो आता है अबायोटिक कंपोनेंट, यानी कि अजैविक घटक। अजैविक घटकों की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें किस में रखा जाता है? ऑल नॉन लिविंग फैक्टर इंक्लूडेड। इसमें रखा जाता है सभी निर्जीव घटक आते हैं। इसमें सभी के सभी जो निर्जीव घटक होते हैं वे आते हैं। अब निर्जीव घटक कैसे हो सकते हैं? ये भी दो तरीके के हो सकते हैं। देखो ध्यान से। एक तो हो सकते हैं नेचुरल और एक हो सकते हैं मैन मेड। यानी एक हो सकते हैं प्राकृतिक और एक हो सकते हैं कृत्रिम। आगे बात समझ में? प्राकृतिक और कृत्रिम। अगर प्राकृतिक की मैं बात करूंगा तो इसमें क्या क्या आ सकता है? देखो ध्यान से। जैसे लाइट है, जैसे एयर है, जैसे वाटर है ना,
जैसे मैं आपसे बात करूंगा तो प्रकाश है, आगे अगर मैं बात करूंगा तो वायु है, आगे अगर मैं बात करूंगा तो पानी है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो सॉइल है, यानी कि मिट्टी है ना। और पूरा का पूरा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम को तो नहीं इंक्लूड करते, ठीक है ना। लाइट है, सनलाइट हो गया जैसे, एयर है, वाटर है, सॉइल है, ये सभी के सभी अबायोटिक नेचुरल फैक्टर के अंतर्गत आएंगे। मैनमेड में क्या क्या आ सकता है, मानव ने जितने भी आविष्कार किए हुए हैं, ऑल, क्या हो गया, ऑल ह्यूमन इन्वेंशंस, यानी कि मानव के सभी आविष्कार, छोटे से लेकर के बड़ा आविष्कार, जो कुछ भी मानव ने आज तक किया है, वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। इसके बाद सेकंड फैक्टर पे आ जाते हैं, और कौन सा होगा इधर, और होगा बायोटिक फैक्टर। जैविक घटक, जैविक घटक में सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले आते हैं इसी में प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब उत्पादक, समझ रहे हो। उत्पादक का मतलब क्या होता है, उत्पादक का मतलब क्या होता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। उत्पादक का मतलब ये होता है, दिव्या नाम से कमेंट आ रहा है, सर आप बताएं तो एग्जाम में कैसे आता है ये चैप्टर, कुछ एक्सप्लेन करिए, आप तो बस पढ़ाने लगे और लिखने लगे। दरअसल में मैं बताऊं ना, कुछ स्टूडेंट होते हैं एक्सट्रीम लेवल के, जिनको ये लगता है कि उनके अंदर सर्व ज्ञान की प्राप्ति कर चुके हैं, बस मोक्ष की तरफ जा रहे हैं वो लोग, है ना। तो उनको ऐसा लगता है कि भाई मतलब ये है ना, 3 घंटे की मूवी मैं क्यों देखूं भाई, समझ रहे हो ना। मैं आपकी जो आप कहना चाह रहे हो ना, मैं आपकी बात को पूरा करता हूं, ठीक है, कि 3 घंटे की मूवी को मैं क्यों देखूं भाई। पहले ये तो बताओ कि ये मर गया था, ये जिंदा था लास्ट में जाके, है ना। और मैंने यही पहले ही बता दिया कि आगे क्या हुआ था, तो 3 घंटे तक इंतजार करेगा कौन। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, जितने भी स्टूडेंट यहां पर आकर कुछ भी बोल रहे हैं या बोलना चाह रहे हैं, मैं आपको बता दूं, बेटा 10 साल हो गए मुझे इस टीचिंग लाइन में, ठीक है ना। और ऑनलाइन था भी नहीं, तब से पढ़ा रहा हूं जब व्हाइट बोर्ड पर मार्कर से पढ़ाते थे। आप लोगों के अंदर इतना मैनर्स होना चाहिए कि जब पहली क्लास है तो सबसे पहली क्लास में, पूरी क्लास में टीचर को सुना जाता है कि वो क्या करना चाह रहा है, उसके तौर तरीके कैसे हैं। 1 घंटे का इंतजार किया जाता है, उसके बाद में फिर सोचा समझा जाता है कि वाकई में टीचर ने कैसा पढ़ाया या वो क्या बताना चाह रहे थे, क्योंकि आप सामने वाले टीचर को नहीं जानते हो, तो पेशेंस रखना होता है। आप एक बात बताओ, ऐसा तो है नहीं कि भाई मान के चलो हम एनवायरमेंट में, मान के चलो कि एनवायरमेंट में हमको पढ़ाने में 30 क्लास लगी। अब आप में से कल को कोई अभी तुरंत एक बच्चा कमेंट करेगा नेशनल पार्क के बारे में, तो आपने बताया ही नहीं, तो बताओ ऐसे कैसे पढ़ा दोगे आप तो बेकार पढ़ा रहे हो। तो ऐसा तो है नहीं कि 30 क्लास का कंटेंट मैं 30 सेकंड में आप लोगों को दे दूंगा। आगे बात समझ में। पहली क्लास है, मैंने बस ये बताया आपको कि पर्यावरण है क्या। दूसरे स्टेप में मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि पर्यावरण किस किस के मिलने से बना हुआ है। आप पूछना चाह रहे हो मेरे से कि एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम में आते हैं, अब कहलवाओ मत फिर मेरे से फिर, इसलिए तरीके से और तहजीब के साथ पढ़ो। क्लास जब मैं शुरू कर रहा हूं उसके बाद में, ठीक है, जब एंड हो जाए ना उसके बाद में फिर अपना ही जजमेंट देना कि क्या आता है क्या नहीं आता है। अरे डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, ओके। अब यहां खड़े होकर मैं ये बताऊं आप लोगों के, भाई साहब ऐसा पढ़ाऊंगा पेपर में पूरा आएगा, ये होगा वो होगा, मत करो उम्मीद। सिलेबस एंड हो जाएगा, एक बार नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। और जो लोग नए जुड़े हुए मैं उनको बता दूं, अभी हमने बस ये सीखा है, 2 डेफिनेशन लिखी है कि आखिरकार पर्यावरण है क्या। और दूसरे स्टेप में हम ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पर्यावरण में आखिरकार होता क्या क्या है। मैं आपको स्टेप बता देता हूं। सबसे पहला स्टेप है हमारा डेफिनेशन का कि भाई एनवायरमेंट है क्या, ठीक है ना। एनवायरमेंट किस किस के मिलने से बना हुआ है,
फिर हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंट का आपके एग्जाम के लिए क्या क्या सिलेबस है, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग फिर हम शुरू करेंगे चैप्टर। आगे बात समझ में? ये तो वो बात हो गई ना कि जैसे ही एक कॉन्सर्ट में गए और सिंगर आके खड़ा हुआ, तुरंत कह रहे अरे एक बढ़िया गाना नहीं गा रहे, हमारा तो दिल टूटा हुआ है, हम क्यों सुने आपका ये बारिश के मौसम में वाला ये गाना, हमको तो गम भरा गाना सुनाई है। सामने वाला परेशान हो जाएगा। तो इसको दिमाग में डाल लो थोड़ा सा। आ जाओ भाई, मुद्दे की बात पर आते हैं। चलो 10 मिनट फालतू में खराब करा दिए। अगर आपसे पूछा जाता है पर्यावरण क्या है, हमारे चारों ओर जो कुछ भी मौजूद है उसको पर्यावरण कहा जाएगा। अगर आपसे यह कहा जाए कि पर्यावरण किस किस के मिलने से बना हुआ है, तो वही मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जो पर्यावरण है, ध्यान से सुनना, जो पर्यावरण है उस पर्यावरण में सबसे पहले आते हैं निर्जीव चीजें। निर्जीव चीजें दो तरीके की हो सकती हैं, या तो वे चीजें जो प्राकृतिक हैं, आगे बात समझ में, ये तो वे चीजें जो प्राकृतिक हैं, और एक वे चीजें जो कैसी हैं, कृत्रिम हैं, लेकिन लिविंग नहीं है। आगे बात समझ में? अब बायोटिक फैक्टर में क्या आएगा, इसमें आएंगे सभी सजीव। कौन आएगा इसमें? सभी सजीव आएंगे, बराबर है। कौन आएगा इसमें? सभी के सभी सजीव आएंगे। अब बात आती है प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर में कौन आते हैं? प्रोड्यूसर में वो आते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, है ना। ये क्या करते हैं? प्रिपेयर, हिंदी में लिख देता हूं मैं, ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं। आप बोलोगे सर खाना स्वयं कैसे बना लेंगे? इसके लिए दो प्रोसेस होते हैं इनके पास। एक होता है फोटोसिंथेसिस, एक क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। एक होता है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण। अब आपको पता ही है कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन, ठीक है ना, अपना भोजन जो क्या करते हैं वो खुद ही बना लेते हैं। आगे बात समझ में? इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूंगा तो एग्जाम्पल पर आ जाते कि एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा। एग्जाम्पल में आता है इसमें हरे पौधे। आगे बात समझ में? और इसी में आते हैं शैवाल। ये प्रोड्यूसर हो गए। बात क्लियर है यहां तक? प्रोड्यूसर के बाद में नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो एक आता है दोस्तों कंज्यूमर। एक कौन आता है? कंज्यूमर। कंज्यूमर की अगर मैं बात करूंगा तो इसे कहा जाता है उपभोक्ता। मेरी बात को बहुत गौर से सुनेंगे। कंज्यूमर का मतलब होता है कि अपना भोजन दूसरे से प्राप्त करते हैं। ये क्या करते हैं? भोजन को, भोजन दूसरे से प्राप्त करते हैं। अपना भोजन क्या करते हैं? ये दूसरे से प्राप्त करते हैं। आगे बात समझ में? इसी में आ जाता है, फिर आगे जुड़ जाता है शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो शाकाहारी, मांसाहारी, ठीक है ना, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जो तीन प्रकार के मैंने बताए आपको, वो सब इसी कंज्यूमर की कैटेगरी में आएंगे। मैं लिख देता हूं एग्जाम्पल, तो इतने तो आपको बेसिक नॉलेज है ही है कि इसमें क्या क्या आएगा। इसी कंज्यूमर की कैटेगरी में आता है शाकाहारी, इसी कंज्यूमर की कैटेगरी में आता है मांसाहारी, जो मांस खाते हैं। इंसान किस में आता है? सर्वाहारी, क्योंकि इंसान दोनों चीजें खा लेता है। लेकिन है ये उपभोक्ता। आगे बात समझ में? क्या है ये? उपभोक्ता है, ठीक। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा आपसे, तीसरा जो टाइप आता है इसी में, तीसरा टाइप आता है इसमें कौन सा, तो तब आपका आंसर होगा पैरासाइटिक। इसको कहा जाता है परजीवी। परजीवी का मतलब क्या होता है? ये दूसरे की बॉडी में रहेंगे और उसकी बॉडी में रह करके फिर अपना भोजन पूरा करेंगे। आगे बात समझ में? मैं लिख रहा हूं यहां पे, ये दूसरे जीवों के साथ रहकर भोजन प्राप्त करते हैं। सबसे बेहतर एग्जाम्पल क्या है इसमें? जैसे मच्छर है,
ऑलमोस्ट हमारे घरों में मच्छर रहते हैं, और हमारे घरों में मच्छर रहते हैं और वो हमारा ही खून चूस ले जाते हैं, अपना न्यूट्रिशन पूरा कर लिया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा मच्छर के बाद में, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा प्रोटोजोआ, एक नाम सुना होगा आप लोगों ने प्लाज्मोडियम, तो वो भी एक प्रकार का क्या है, परजीवी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा परजीवी में, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा कसकटा प्लांट, अमरबेल। अमरबेल क्या होती है, किसी भी वृक्ष के साथ अगर उग आई, ठीक है ना, अगर किसी भी वृक्ष के साथ उग आई तो उगने के बाद उसी वृक्ष से यूं लिपट जाएगी, और लिपटने के बाद में उसी से अपना न्यूट्रिशन पूरा कर रही होगी। आगे बात समझ में। इसके अलावा एक और टाइप बचा हुआ है, वो और लिखता हूं मैं, फिर आते हैं आगे की बात पे। आगे बात समझ में। बेटा अंशु चौधरी, गलत बात है, अब जहां पढ़ने की जगह वहां पे आप कुछ भी लिख रहे हो, सुधार करो अपने आप में, है ना। बकवास से तो दुनिया कर रही है, अनपढ़ भी कर रहे हैं, और आप अगर बकवास करोगे तो कैसे बात चलेगी। शैवाल को लाइकिन कहा जाता है, सॉरी एल्गी। एक तीसरा होता है डिकम्पोजर, इसको कहा जाता है अपघटक। अगर मैं अपघटक की बात करूंगा तो अपघटक में कैसे जीव आते हैं, ये ऐसे जीव आते हैं जो फूड किससे प्राप्त करते हैं। अगर मैं भोजन की बात करूंगा, ये किससे प्राप्त करते हैं, तो ये भोजन जो प्राप्त करते हैं ना, ये करते हैं डेड डेड बॉडीज लिख सकते हो आप, या डेड सब्सटेंस, ये मृत पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल में क्या आएगा सबसे बेहतर इसमें, अर्थवॉर्म, जैसे कि केंचुआ है। तो केंचुआ किसकी कैटेगरी में आता है, डिकम्पोजर की कैटेगरी में आता है। आगे बात समझ में, किसकी कैटेगरी में आता है, तो आपका आंसर होगा ये, केंचुआ जो है वो डिकम्पोजर की कैटेगरी में आता है। और क्या लिख सकते हो आप इसमें, और लिख सकते हो आप इंसेक्ट्स, कीड़े। आपके सामने जो कुछ बोर्ड पे लिखा हुआ है वो मैंने सब ये इसलिए बताने की कोशिश की है कि हमारा पर्यावरण जो है वो किस किस के मिलने से बना हुआ है। तो आपके सामने जो कुछ भी लिखा हुआ है ये सब कुछ पर्यावरण के अंतर्गत आता है। यानी लगभग 20 से 25 मिनट क्लास जो हमारी हुई है उसमें बस मैंने अब तक आपको दो चीजें बताने की कोशिश की है कि हमारा पर्यावरण क्या है और हमारा पर्यावरण में क्या क्या आता है। अब आप खुद सोचकर देखो इसके अलावा क्या बचता है जो हमारे पर्यावरण में नहीं है। आगे बात समझ में। भाई हमारे पर्यावरण में मानव का तो सारे आविष्कार आ गए, और मानव जिन जिन चीजों का यूज कर रहा है वो सब भी आ गया इसी में, है ना। बाकी अगर मैं आपसे बात करूंगा तो इसमें एक और आप वर्ड यूज कर लेना इसमें, मिनरल्स, सभी के सभी खनिज। अब कमेंट करके मुझे ये बताओ दोनों बातें समझ में आई ना नहीं आई। पर्यावरण क्या है, आप ऐसे समझ लो कि हमारे आसपास जो कुछ भी मौजूद है वो सब पर्यावरण का हिस्सा है। पर्यावरण इन इन चीजों के मिलने से बना हुआ है। अब आ जाते हैं सिस्टमेटिक वे में तीसरे पॉइंट पर कि भाई एनवायरमेंट का सिलेबस क्या है। देखो ध्यान से, चलो सिलेबस में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किससे, कंपोनेंट्स। पर्यावरण के घटक क्या क्या हैं जिनके बारे में आज थोड़ा सा मैंने बताने की कोशिश की। दूसरा जो चैप्टर होगा आपका वो होगा पॉल्यूशन, यानी कि प्रदूषण। प्रदूषण में दोस्तों यहां से जो चैप्टर होते हैं आपके उसमें होगा नॉइस पॉल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण, एक होगा वायु प्रदूषण, एक होगा जल प्रदूषण, एक होगा मृदा प्रदूषण। यानी कि ये पॉल्यूशन के बारे में एक एक करके पढ़ना है। यहां से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किसी भी, जैसे मैं वायु प्रदूषण की बात करता हूं आपसे, किसी भी गैस का नाम लेकर दे देगा, जैसे भोपाल गैस त्रासदी, तो पहले वायु प्रदूषण का ही तो हिस्सा होगा वो, है ना। MIC का वहां से रिसाव हुआ, लोग मारे गए। दूसरा यहां से पूछ सकता है आपसे नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में पूछ सकता है कि एयर क्वालिटी कैसे डिसाइड की जाती है, कौन कौन सी गैसेज हमारे लिए खतरनाक होती हैं, दिल्ली में पॉल्यूशन क्यों है, किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में पॉल्यूशन क्यों है, मथुरा की रिफाइनरी से निकलने वाला जो धुआं है वो ताजमहल पर किस तरीके से इंपैक्ट डाल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आगे अगर हम बात करेंगे वाटर पॉल्यूशन, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो जल प्रदूषण के कारण हो सकती हैं। जल प्रदूषण में अगर हम बात करेंगे तो आप लोगों ने सुना होगा BOD, COD,
DO, ये सब क्या है? हम कैसे पता करेंगे कि जल प्रदूषित है? एक नदी में जल प्रदूषण क्यों होता है और जल प्रदूषण की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? वैसे ही अगर हम सॉइल पॉल्यूशन की बात करेंगे तो आज मृदा प्रदूषण क्यों ज्यादा खतरनाक है और उसका इंपैक्ट मानव के ऊपर, उसका प्रभाव मानव के ऊपर क्यों पड़ता है? आगे बात समझ में? तो ये सब कुछ हम यहां पर क्लियर करेंगे। पॉल्यूशन वाला जैसे ही चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको यहां पर एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगा। मैं आपको यहां पर उस नए चैप्टर की अगर हम बात करेंगे तो वो नया चैप्टर होगा इकोसिस्टम। इसे कहा जाता है पारिस्थितिक तंत्र। इकोसिस्टम में हमें यह पता चलता है कि एक जीव दूसरे जीव के प्रति क्या व्यवहार करता है, वो कैसे व्यवहार करता है। एक जीव का अन्य जीवों के प्रति क्या व्यवहार है और पर्यावरण की भौतिक वस्तुओं के प्रति क्या व्यवहार है, यह हमें पता चलता है इकोसिस्टम से। तो यहां पर हम इकोसिस्टम के टाइप पढ़ेंगे। इकोसिस्टम के टाइप पढ़ने के बाद में फिर मैं आपको नया चैप्टर कराऊंगा। वो चैप्टर होगा फूड चेन। ठीक है ना? फूड चेन होगा, यानी कि इसी को कहा जाएगा फूड चेन को खाद्य श्रृंखला। फूड चेन वाला टॉपिक होगा। फूड चेन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रॉफिक लेवल, यानी कि इसे कहा जाता है पोषण स्तर। एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, पोषण स्तर से। अभी बताऊंगा क्या बनते हैं। फिर हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड। इसके आगे हम पढ़ेंगे क्या? इकोलॉजिकल पिरामिड। इसे कहा जाता है पारिस्थितिक पिरामिड के नाम से इसको जाना जाता है। आप लोगों ने इसमें सुना होगा कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। ठीक है ना? ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, आप लोगों ने खूब अच्छे से सुना होगा कि भाई ऊर्जा का पिरामिड तो सीधा होता है। किसी तालाब का क्या नाम है, बायोमास का पिरामिड कैसा होता है, नंबर पिरामिड कैसा होता है। तो ये पिरामिड पे क्वेश्चंस बनते हैं। ट्रॉफिक लेवल में क्या होता है, हम एक लेवल सेट करते हैं। आगे बात समझ में? एक लेवल सेट करते हैं कि ट्रॉफिक लेवल 1 2 3 4, 4 लेवल होते हैं। तो यहां है क्या, एक लेवल से दूसरे लेवल की तरफ जब हम जाते हैं ना तो एनर्जी 10% ही ट्रांसफर हो सकती है। और ये जो एनर्जी 10% ट्रांसफर होती है ना, इस 10% एनर्जी को जो बताने वाले, रूल जो देने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था लिंडेमान। उनका नाम क्या था? लिंडेमान नाम था। दिव्यांशु बेटा इतने कमेंट नहीं करते, ब्लॉक करा दूंगा, क्या फायदा है। पारिस्थितिक पिरामिड के बाद में फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा बायोडायवर्सिटी, जो सिलेबस में एक्चुअल में आना चाहिए। बायोडायवर्सिटी को कहा जाता है जैव विविधता। सबसे पहली बात आप पढ़ोगे जैव विविधता होती क्या है। ठीक है ना? जैव विविधता क्या होती है, जैव विविधता का भारत में विभाजन, कहां जैव विविधता ज्यादा है, कहां पर जैव विविधता हमारे भारत में कम है। जब आप इतना पढ़ लोगे तो फिर नेक्स्ट स्टेप में आप पढ़ोगे बायोडायवर्सिटी का क्या, बायोडायवर्सिटी का कंजर्वेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। जब आप पढ़ोगे फिर जैव विविधता का, जैव विविधता का संरक्षण, फिर आप पढ़ोगे क्या? जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता के संरक्षण में आप पढ़ोगे क्या? नेशनल पार्क। हमारे भारत में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से हमारे भारत में राष्ट्रीय उद्यान हैं और उनकी क्या क्या कंडीशन है। नेशनल पार्क के साथ साथ फिर आप पढ़ोगे बायोस्फीयर रिजर्व। ये बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में आते हैं, यानी कि जैव मंडल। आप पढ़ोगे फिर क्या? जैव मंडल आगार। जैव मंडल आगार के बाद फिर आप क्या पढ़ोगे? नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। आप पढ़ोगे फिर इसी में क्या बोलते हैं उसको, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप पढ़ोगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि वन्य जीव अभयारण्य। इसमें आएंगे ये वन्य जीव अभयारण्य।
ये वो सिलेबस बता रहा हूं जो कायदे से करना चाहिए। वन्यजीव अभयारण्य के बाद में फिर एक और वर्ड आएगा, वेटलैंड्स। इसे कहा जाता है आर्द्र भूमि, है ना। क्या आएगा इसमें? आर्द्र भूमि आएंगे। बात बराबर है यहां तक। आर्द्र भूमि के बाद में फिर जो नया चैप्टर होगा, इसके बाद मैं जो पढ़ाऊंगा आपको, इसके बाद फिर पढ़ाएंगे क्लाइमेटिक चेंज। ठीक है ना, जलवायु परिवर्तन। क्लाइमेटिक चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, और ये सब जो है आज अगर ये बदल रहे हैं तो इनके बदलने के पीछे कारण क्या होगा। लास्ट में जाकर के हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड एक्ट, ठीक है ना, जो खास करके यूपीएसआई वाले एग्जाम में काम आते हैं। इससे रिलेटेड एक्ट पढ़ेंगे हम, जितने भी कॉन्वेंशन हुए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो भी सम्मेलन हुए हैं उन सभी सम्मेलन के बारे में बात करेंगे हम, और जितने भी जो रेवोल्यूशन हुए हैं या जितने भी मूवमेंट हुए हैं, रेवोल्यूशन लिख देता हूं मैं, जितने भी रेवोल्यूशन हुए हैं, अरे हिंदी में लिख देता हूं मैं, जितने भी पर्यावरणीय आंदोलन हुए हैं उन पर्यावरणीय आंदोलन के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये मान के चलो आप मोटे मोटे तौर पर 10 चैप्टर हैं, देखने में 10 लग रहा है, ठीक है। अच्छा, ईमानदारी से बताना, अब तक आप पर्यावरण किसको समझते होगे? आप सिर्फ और सिर्फ इसे पर्यावरण समझते होगे कि सर ये है पर्यावरण, क्योंकि पर्यावरण में नेशनल पार्क आता है, बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है और वेटलैंड्स आते हैं। इतनी बात हो गई तो पर्यावरण खत्म हो गया, ठीक है। 9 उल्टा लिख दिया है, अबे इतना दिमाग मत लगाया करो। ले भाई, सुंदर सा 9 लिख दिया। अब ठीक है, अब बताओ पूरा यहां तक जो लोग शुरुआत में बोल रहे थे अब कैसा लग रहा है? कुछ फायदा पड़ा, कुछ समझ में आया? एक एक करके सारे चैप्टर पढ़ने हमें, है ना। और मैं आपको आगे के लिए भी समझा रहा हूं, किसी भी टीचर के साथ जब कनेक्ट हो ना तो थोड़ा सा तरीके से और पेशेंस के साथ पेश आना चाहिए भाई, हर चीज के। अब एक बात बताओ, मैं ये भी तो लिख सकता था पर्यावरण की परिभाषा में, पर प्लस आवरण होगी डेफिनेशन, हमारे चारों ओर का आवरण। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ सिलेबस पे। नहीं कराना हमें वैसे, सबका अपना अपना तरीका है, ठीक है ना, सबका अपना अपना तरीका है, कौन कैसे करा रहा है क्या है। अब बताओ, एक बार जल्दी से सारे लोग बताओ कमेंट करके, अब तक जो बताया पूरा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और तब तो मैं, पता है ना, देखो मैं सच बात बताऊं, अभी उस स्टूडेंट ने बोला ना कि पढ़ाना शुरू कर दिया, पता है बुरा क्यों लगता है? तुम जिससे सीखने आए हो ना उसी के ऊपर उंगली उठा रहे हो, तो उसके प्रति आपकी क्या इंटेंशन रहेगी आगे के लिए? आपको तो बेवकूफ सिद्ध कर दिया है। अभी मैं क्लास में आते ही बुक दिखा देता, फिर ये लो, और ये लिख चुका हूं मैं कब, ये हैंड रिटेन नोट्स लिखे हुए हैं, ये 2022-23 में बुक लिख दी थी एनवायरमेंट की पूरी। अब तो आउट ऑफ स्टॉक भी चल रही है, अपडेट भी नहीं की है, तो इसलिए आगे के लिए कॉन्फिडेंस में रहना, ठीक है। आगे के लिए इस बात में कॉन्फिडेंस में रहना कि जो भी हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, हर एक चीज पर ध्यान रखेंगे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप कहीं भी पढ़कर आ जाना, जो सिलेबस लिखा हुआ है जब आप इस सिलेबस को कंप्लीट करोगे ना तो हर स्टेप में आपको ये फील करा देंगे कि अच्छा ऐसा भी होता है, हमें तो पता ही नहीं था, है ना। आपको ऐसा लगेगा कि भाई ऐसा भी होता है क्या, सारा हर एक चीज का ध्यान रखेंगे, ओके। और आप एक चीज और ध्यान में रखना, सिलेबस जो हमने लिखा हुआ है ना, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना है। पहला वाला जो कंपोनेंट वाला पार्ट है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पर्यावरण में क्या क्या होता है, ये पीछे मैंने लिस्ट बनाई थी, इसमें सारा सब कुछ आ चुका है, ठीक है ना। और अब हमें नेक्स्ट स्टेप में पॉल्यूशन पे बात करनी है, और पॉल्यूशन होता क्या है एक एक करके हमें समझना है। चलो लगे हाथ, अभी टाइम है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले ही लेते हैं पॉल्यूशन का। पॉल्यूशन है क्या?
अब इसमें हम लोग सबसे पहले पॉल्यूशन क्या होता है ये समझेंगे, फिर एक एक करके रिलेट करेंगे। आगे बात समझ में? देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई पॉल्यूशन है क्या, प्रदूषण है क्या, आप बस एक बात को ध्यान में रखोगे। पॉल्यूशन का मतलब है अनवांटेड एंड हार्मफुल, अनावश्यक और हानिकारक। ये दो शब्द याद रखोगे, अनावश्यक और हानिकारक कंपोनेंट्स का, घटकों का किसी भी माध्यम में पहुंच जाना प्रदूषण है। ठीक है ना? अनावश्यक और हानिकारक क्या है? ये घटक हैं। ये जिस किसी भी माध्यम में जाएंगे उसी माध्यम में क्या कहलाएंगे? प्रदूषक कहलाएंगे। बात को समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? दोबारा सुनो, आपसे ये कहा जाएगा कि भाई एक बात बताओ, जल प्रदूषण क्या है? आप बोलोगे कि सर जल में अनावश्यक और हानिकारक पदार्थों का मिल जाना जल प्रदूषण है। मृदा प्रदूषण क्या है? आप बोलोगे सर मृदा के अंदर अनावश्यक और हानिकारक पदार्थों का मिल जाना मृदा प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण क्या है? ध्वनि प्रदूषण में आप बोलोगे अनावश्यक, अब अनावश्यक क्या पदार्थ नहीं होगा वहां पे, अनावश्यक जो ध्वनि है वही ध्वनि प्रदूषण है। आगे बात समझ में? वायु प्रदूषण क्या है? अनावश्यक और हानिकारक, अनावश्यक और हानिकारक कणों का वायु में मिल जाना, यही वायु प्रदूषण है। आगे बात समझ में? अब वो आया कहां से? ठीक है ना? जैसे मैं एयर पॉल्यूशन की बात करता हूं, मैं एयर पॉल्यूशन में आपसे कहता हूं कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस हमारे लिए हानिकारक है, तो अनावश्यक है, उसकी जरूरत होनी नहीं चाहिए थी, और हानिकारक भी है। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या हुई? एक प्रदूषक हुई। अब वो सल्फर डाइऑक्साइड आई कहां से और हमारे शरीर पर क्या नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी, क्या नकारात्मक प्रभाव डालेगी? बस यही हमें पढ़ना है। किसमें? वायु प्रदूषण में। बात को समझ पा रहे हो या नहीं? यही हमें किसमें पढ़ना है? वायु प्रदूषण में पढ़ना है। मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो आप जो भी मेरे से पहली बार जुड़ा हुआ है, मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा तरीका यह रहता है कि मैं सबसे पहले डेफिनेशन पे फोकस करूं, आप लोगों को डेफिनेशन सिखाऊं, उसके बाद में फिर आगे बढ़ूं। मेरा वो बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि भाई मैं आके सीधा ये बताऊं कि क्वेश्चन यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से आया। प्रैक्टिकल बात करना, मेरी बात को समझना, बेशक बात कड़वी लगे। मान लो वहां से नहीं आया, फिर तो रिस्क रहेगा ना, क्योंकि आज के टाइम पर ज्ञाता कोई नहीं है जो ये कह दे कि यहीं से आएगा और यही आएगा। जीएस एक प्रेडिक्शन बेस्ड है, हमें चीजों को सिस्टमेटिक वे में तैयार करना पड़ेगा। और जब एक बार सिस्टमेटिक वे में चीजें तैयार हो जाएंगी ना, उसके बाद में फिर वो कहीं से पूछ ले, हम क्यों छोड़ेंगे क्वेश्चन को? मेरी बात समझ पा रहे हो ना? तो आगे जब मैं प्रदूषण को पढ़ाऊंगा, चैप्टर को शुरू करूंगा, तो तसल्ली से बैठकर पहले डेफिनेशन को सुनना, उसके बाद में बोर्ड पर मुझे लिखने की आदत है, ये मेरा ऐसा मानना है। आप लाइव क्लास में बैठे हुए हो, आपका ध्यान जरूर भटकेगा। बोर्ड पर अगर लिखा हुआ है तो कम से कम आप मान के चलो 2 सेकंड बाद, 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद अगर बोर्ड पे नजर डालोगे तो आपको पूरा लिखा हुआ दिखेगा। तो आगे की क्लासेस में आपको ऐसा लगेगा कि सर आप लिख ज्यादा रहे हो, तो याद रखना इस बात को, वो आपके लिए लिखा जा रहा है, आपके लिए मेहनत की जा रही है। नहीं तो मैं भी अभी स्लाइड लगा के इस पूरे सिलेबस को 2 क्लास में खत्म कर सकता हूं, लेकिन जब तक चैप्टर खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक मैं पूरा बोर्ड पर लिखकर ही समझाऊंगा। और इसके पीछे 2 मोटिव हैं कि आपका फोकस बढ़ पाए, पहला मोटिव तो यह है। दूसरा मोटिव यह भी है कि मेरे साथ अगर आप भी लिख रहे हो, ठीक है ना, आप भी अगर लिख रहे हो ना, तो आप भी उस चीज को एक एक करके अच्छे से समझ पाओ। आगे बात समझ में? आज की क्लास में हम लोगों ने सिलेबस को सीखा है, हम लोगों ने यह भी सीखा है कि एनवायरमेंट आखिरकार है क्या और क्या क्या इसके अंतर्गत आता है। प्रदूषण वाला चैप्टर कल की लाइव क्लासेस में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। बाकी आपका कोई भी सुझाव रहता है, कोई भी डाउट रहता है, ठीक है ना,
तो आप जरूर बताइएगा। और जो क्लास का टाइम रहेगा कल भी 5 से 6 का ही टाइम रहेगा, है ना। चलिए, मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। जहां आप गलती करोगे मैं आपको डांटूंगा भी, और जहां बढ़िया करोगे मैं आपकी तारीफ भी करूंगा। ओके। आयुष का कमेंट आ रहा है, थैंक यू सर, आप लिखकर पढ़ा रहे हो, पीपीटी से ज्यादा फोकस नहीं हो पाता है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा पीपीटी बेकार है, सबका अपना अपना तरीका है। मेरे खुद के ऐसे विचार है कि भाई मैं उस चीज पे नहीं फोकस कर पा रहा हूं, तो मैं आपसे क्यों कहूं, ये मेरा अपना मानना है। मेरी बात समझ रहे हो ना भाई। हर टीचर का अपना तरीका हो सकता है, कोई किसी में माहिर हो सकता है, कोई किसी में माहिर हो सकता है ना। तो अपन तो ऐसे ही लिखकर क्लास करने वाले हैं। ओके। और कोई दिक्कत? ऐसे ही पढ़ाना सर। शोभित का कमेंट आ रहा है, बिल्कुल शोभित, ऐसे ही कराएंगे। ठीक है, कोई समस्या बताओ। एक अभी कमेंट आ रहा था, सर हम ऐसे रहा करूं, बिल्कुल हंसी मजाक किया करूं, मैं आप लोगों की जिम्मेदारी समझता हूं। ठीक है, मुझे पता है कि आप किस हालत से गुजर रहे होगे, क्योंकि हम खुद उस हालत से गुजर कर आए हैं। मुझे नहीं लगता कि फिर मैं उस टाइम को हंसी मजाक करने में, शायरी वायरी सुनाने में या उन बातों में खराब करूं। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं जब तक क्लास में हूं, मैं अगर सीरियस नहीं हूंगा तो आप भी नहीं होगे। मतलब ये तो वो बात होगी ना, मैं हंसे जा रहा हूँ, मजाक किए जा रहा हूँ, फिर आपसे कह रहा हूँ कि नहीं नहीं सीरियस होकर पढ़ना है। और देखो, ऑफलाइन में क्लासेस लेता हूँ, हमेशा एक बात बोलता हूँ, बेटा पढ़ाई ना पढ़ाई के तरीके से ही होगी। कर लेते होंगे लोग हंसते हंसते, जैसे भी कर लेते हो, लेकिन हमें तो फोकस करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। फोकस नहीं करेंगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा, नहीं बात बनेगी। समझ रहे हो ना। एक बार अच्छे से सिलेबस पूरा करो, फिर इसके क्वेश्चंस भी करवा दूंगा मैं। ठीक है, चलो। और हाँ, लेखपाल वाला जो बैच है वो भी इसमें मर्ज चल रहा है। लेखपाल वाले बैच में एनवायरमेंट को पूरा होने दो, फिर आएंगे ग्रामीण परिवेश पे। ग्रामीण परिवेश भी मैं ही कराऊंगा। ओके, चलिए जी। रूरल वाली क्लास चलाएंगे, इसके बाद एनवायरमेंट खत्म होने दो, ठीक है। और अभी कोई दिक्कत नहीं है, एक क्लास और आप करो, कल की क्लास और कंप्लीट करो। कल की क्लास जब कंप्लीट कर लोगे ना, फिर आप बताना कि कैसा है। ओके, चलो, मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। भगवान आप सबको खुश रखे, मस्त रहो, खुश रहो, आबाद रहो, है ना। मेहनत करते रहो, पास फेल सिलेक्शन सब ऊपर वाले पे छोड़ दो, वक्त के हिसाब से सब हो जाएगा। ओके, चलो, प्रैक्टिस सेट भी करवा दीजिएगा। बिल्कुल, एक काम कर लेंगे, चैप्टर फिनिश होते चलेंगे ना। पॉल्यूशन वाला एक काम करते हैं, चलो ठीक है, मैं और करा देता हूं आपके लिए। जैसे मैंने पॉल्यूशन वाले लिख रखे हैं, 1 2 3 4, ये चारों टॉपिक हमारे जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, क्लास में ही मैं आपको क्वेश्चंस करवा दूंगा। ठीक है, क्लास में ही क्वेश्चंस करवा दूंगा। जैसे ये वाला फिनिश होगा, फिर ये फिनिश होगा, साथ के साथ क्वेश्चंस को करते चलेंगे। ओके, जैसे बोलोगे यार वैसे करा देंगे।